प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। 2 लाख स्कूल इनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं स्कूलों और बच्चों की बहबूदी के लिए। शुमाइल साहब आज आए हैं कश्मीर, इन्होंने देखा यहाँ क्या क्या मुश्किलात हैं, स्कूल किन हालात से इस वक्त जूझ रहे हैं, तो इस पे आज बात करेंगे कि क्या दिक्कतें इन्होंने यहाँ देखी और इसका क्या हल हो सकता है। शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, सैयद शमाइल अहमद, और हमारे एसोसिएशन से पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़्यादा स्कूल्स जुड़े हुए हैं। मैं श्रीनगर आया ये जानने के लिए कि कोरोना में 2 साल के बाद स्कूल की क्या पोजीशन है। ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में इस कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब रही। यहाँ तक कि हमारे हज़ारों टीचर की जानें चली गई, पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा सके। हमारे कितने नॉन टीचिंग स्टाफ की जानें चली गई, पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा सके। हज़ारों स्कूल बंद हो गए, किराया नहीं देने की वजह से मकान मालिक ने खाली करा दिया। हज़ारों हमारे टीचर्स, बल्कि लाखों टीचर हमारे अपनी बातें भारत सरकार और देश के विभिन्न राज्य सरकार के सामने रखी कि कोरोना में हम लोगों के साथ भी बर्ताव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2 तरह की है। एक गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई होती है और एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है। और आज आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे, मिनिस्टर्स के बच्चे, IAS IPS के बच्चे, यहाँ तक कि मिडिल क्लास और गरीब गुरबा के भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई जो है अच्छी होती है। क्वालिटी एजुकेशन जो हम देते हैं वो सरकारी स्कूलों में वो नहीं मिलती है, जिसके वजह से लोगों का भरोसा हम लोगों के ऊपर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप गांव में भी जाएंगे तो देखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-3 वजह है। एक तो हमारे जो लोग हैं जो पढ़ाई कर करके उनको नौकरियां नहीं हो रही हैं, तो वो अब दूसरा रोज़गार कर नहीं सकते हैं, तो वो स्कूल खोलते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे ग्राउंड लेवल पे भी आप जाएंगे तो अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छे बच्चे मिलेंगे, और जो सिविलाइज्ड लोग हो जाते हैं, अगर उनको कोई काम नहीं दीजिएगा तो वही गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल ने एक तरह से एक सरकार के पैरेलल रोज़गार देने का काम किया है। हमारे लाखों करोड़ों टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूलों की वजह से आज हिंदुस्तान का नाम विश्व के मानचित्र पे नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे बच्चे जाके अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जा कर के अच्छा कर रहे हैं। हमारे बच्चे जाके वहाँ टॉप कर रहे हैं। और अगर उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो 99.9% बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल के होते हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं वो स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। आज क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए? आप सर्वे करेंगे तो 99.9% सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों नहीं सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन उनके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। आज इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, जो कोरोना से इफेक्टेड लोग हैं। क्यों नहीं हमारे प्राइवेट स्कूलों का नाम उसमें दर्ज था? कहीं भी उस पूरे योजनाओं में प्राइवेट स्कूलों का नाम नहीं आया। इसका मतलब है कि प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के लिए कहीं भी इस हुकूमत में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जगह नहीं है। जगह बननी चाहिए, क्योंकि मैं उनका काम कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार का काम कर रहा हूँ, मैं राज्य सरकार का काम कर रहा हूँ, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज सर्वे किया जाएगा तो भारत सरकार से लेकर के देश के विभिन्न राज्य सरकार के मंत्रियों के 100% बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। एक तरफ आप हमारे अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, दूसरी तरफ हमारे स्कूलों को मदद नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी गंभीरता से लिया और हिंदुस्तान के कोने कोने से हमने भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। उसके बावजूद भी आज हम कटिबद्ध हैं इस देश को शिक्षा देने के लिए, और हम आज दे रहे हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर में जब मैं आता हूं तो देखता हूं
कि यहाँ के स्कूलों के साथ जो सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं है। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने सख्ती अपनाई है। अगर प्राइवेट स्कूलों को आप नहीं फैसिलिटी देंगे तो स्कूलें बंद हो जाएंगे, तो फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ों में एनओसी चाहते हैं। अरे प्राइवेट स्कूल जब आपसे ना कोई पैसा ले रहा है, ना ज़मीन ले रहा है, ना आपसे कोई मदद ले रहा है, तो आपका काम कर रहा है, आपके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, तो हर चीज़ों में अगर आप एनओसी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उन स्कूलों को दौड़ धूप करना होगा। वो बच्चों को पढ़ाने जाएंगे कि उनके ऑफिस का चक्कर लगाने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं लचीलापन लाना होगा। इन सब चीज़ों से जो परेशानियां स्कूल की आ रही हैं उसको दूर करना होगा। ख़ास करके ट्रांसपोर्ट में हमारे लाखों बसेस पूरे हिंदुस्तान में स्कूल में पड़े रह गए। 2 साल से उनके टायर ख़राब हो गए, डायनामो ख़राब हो गए, बसेस ख़राब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसके टैक्सेस लग रहे हैं, इंश्योरेंस लग रहे हैं, रोड टैक्स लग रहे हैं। ये सब चीज़ें सरकार को देखना पड़ेगा और आपको मदद करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा अच्छी हो, प्रदेश की शिक्षा अच्छी हो। और हम कटिबद्ध हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें, हमारे स्कूलों को मदद करें, हमारे टीचरों को मदद करें और हमारी हिम्मत अफजाई करें। लेकिन अगर जिस तरह से आप कड़ाई करेंगे तो नेचुरली फिर लोग स्कूल बंद कर करके दूसरे रोज़गार में चले जाएंगे, तो फिर वो नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। आज के डेट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 10,000 से ज़्यादा छोटे बड़े विद्यालय हैं और अगर उन विद्यालयों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन बच्चों के साथ अन्याय होता है, उन बच्चों के स्कूलों के संचालकों के साथ अन्याय होता है, उन बच्चों के स्कूलों के टीचरों के साथ अन्याय होता है, तो फिर कैसे हम शिक्षा दे सकेंगे। आज पूरे देश में कई राज्यों में हमने अपने एसोसिएशन के माध्यम से डिमांड किया कि स्कूल्स को फेवर किया जाए। कई जगह हम लोगों को रिलैक्स मिला है। मैं इसी कड़ी में आज श्रीनगर जो आया हूँ, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपका काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो भी कड़ाई किसी न किसी वजह से हो रही है उसको दूर करें और हमारे एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो टीम है, कमेटी है, उनको बुला के बात करें, उनसे राय मशवरा करें और उसको हल करने की कोशिश करें। ये लगातार डिफरेंट विभाग के जो पदाधिकारी हैं एनओसी को लेकर के स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, परेशान करते हैं। वहाँ बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनको लगेगा कि कोई क्राइम इन्होंने तो नहीं किया है। पदाधिकारी एकाएक स्कूल में चले जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है आप एसोसिएशन ऑफिस में ख़बर करिए कि भाई इस इशू पे हम बात करना चाहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ हैं, हमारे ऑफिस बेरर यहाँ हैं, वो बात करेंगे और सरकार के साथ डायलॉग होगा। अगर बहुत ज़रूरी होगा कि नहीं साहब ये चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको फिर एसोसिएशन अपने स्कूलों को ख़बर करेगा, उनसे राय मशवरा लेगा कि भाई सरकार इस तरह की बातें चाहती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, स्कूलों के साथ इनजस्टिस करेंगे, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे टीचर कैसे पढ़ाएंगे। और जो पढ़ लिख करके हमारे जो लोग हैं एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम करना था वो हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको तो सपोर्ट करना होगा। इससे पहले तो मैं कहूँगा कि इस पॉलिसी को बनाने के वक्त में उनको हमारे एजुकेशनिस्ट लोगों को बुलाना चाहिए था। ख़ास करके जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, उसमें जितने भी मेम्बरान थे वो ठीक है, बहुत काबिल थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो सब आउटडेटेड थे। उनके ज़माने में वो क्या पढ़ाई होती थी, क्या सिस्टम था, वो उनका अलग था। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन पढ़ाई होनी है, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ नए टेक्नोलॉजी से पढ़ाना है। बच्चे अब जो पुराना सिस्टम है उससे पढ़ना नहीं चाहते हैं। टीचर्स भी अब नए नए आ गए हैं, नए नए तरीके से पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना था। हमारे 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट, हर स्टेट से हमारे प्रेसिडेंट को बुलाना था, हर ऑफिस बेयर को बुलाना था, उनके साथ बैठना था। हमारे कुछ बड़े बड़े स्कूल्स के जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको बुला करके इसको तैयारी करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता था कि बेहतर रिजल्ट और होता। अभी बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल से होने वाला है, तो अभी भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग ने तय किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल्स है मैं देना चाहता हूँ कि डॉक्टर पर जाता है, किसी को नाक का प्रॉब्लम है तो नाक के पास जाता, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के पास जाता। यानी इंसान के जिस्म में जितने भी चीज़ें हैं उसके अलग अलग डॉक्टर हैं। अब वो डॉक्टर
के साथ साथ वो अब आर्ट्स कैसे पढ़ेगा, कॉमर्स कैसे पढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूज़न है। अब वो जो बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों ने किस हिसाब से इस सिलेबस को तय किया है, ये तो साल 2 साल में ही पता चलेगा जब टीचर्स के पास बच्चे पढ़ने जाएंगे और बच्चों का क्या इंटरेस्ट रहेगा। आज हम जानते हैं कि नीट का एग्ज़ामिनेशन होता है तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी जेई की करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जेई की तैयारी करते हैं। और टीचर का भी माइंड सेटअप है कि मुझे इनको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाना, इनको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना। लेकिन अब तो टीचर को खोजना पड़ेगा ना, वो एक टीचर अब कहाँ से, वो आर्ट्स भी पढ़ाएगा, साइंस भी पढ़ाएगा, कॉमर्स भी पढ़ाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ाई और महंगी हो जाएगी, क्योंकि एक बच्चे को अब 3 तरह के टीचर से पढ़ना पड़ेगा। अभी ही इतनी पढ़ाई महंगी होती चली जा रही है। गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस हैं आप देखेंगे उनकी फ़ीस बढ़ती चली जा रही है। अभी सबसे ज़्यादा अगर सस्ती पढ़ाई हो रही है पूरे देश में तो वो प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। हम अपने बच्चों से फ़ीस 200 रुपये से लेकर के 2000 तक का लेते हैं, लेकिन एक सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है एक बच्चे के ऊपर सरकार मिनिमम 5000 रुपया खर्च करती है और पढ़ाने के लिए बच्चों को बुलाती है। उसके बावजूद भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचिए सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को मैं एक ऑफ़र देता हूं कि आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं आप प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे जो ऑफिस बेयर हैं उनके साथ बैठें। आपके बच्चों को हम कम से कम पैसे में पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को घर से बुला के पढ़ा दूंगा। सारे बच्चे पढ़ लेंगे और आपका जो बजट है एजुकेशन पे जितना खर्च कर रहे हैं उसके 25% में हमारे प्राइवेट स्कूल के लोग उन बच्चों को पढ़ा देंगे। सरकारी स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं। हमारे पास क्वालिटी लेवल के टीचर हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास सब चीज़ फैसिलिटी है। आप फंड दें मुझे, मैं पढ़ाऊँगा। लास्ट में एक सवाल है आपसे, क्योंकि आर्टिकल के बाद से हमारे एजुकेशन से मुतासिर होना कि कोविड से, क्योंकि जब हम देश में एजुकेशन मुतासिर हुए काफ़ी सारे स्कूल्स बंद हो गए, काफ़ी सारे टीचर्स अनएम्प्लॉयमेंट और ड्राइवर्स जो है कंडक्टर, तो इस हवाले से आप क्या कुछ इकदाम करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना में हमारे लाखों लोगों की नौकरी चली गई, स्कूलें हज़ारों स्कूलें बंद हो गए, ये सब बेरोज़गार हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 20 लाख करोड़ रुपया जो कोरोना काल के लिए जो बजट बनाया गया था उनके बेनिफिट के लिए, उसमें से जम्मू एंड कश्मीर सरकार ज़रूर प्रधानमंत्री और मंत्रालय से मांग करे कि हमारे जो लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलें बंद हो गए हैं, उसमें कुछ न कुछ एक स्पेशल पैकेज के तौर पे कुछ दिया जाए ताकि फिर से ये लोगों की ज़िंदगी नए ढंग से शुरू हो सके।